हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं सुधीर सचदेव और दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं ये केस स्टडीज के अगले क्वेश्चंस। हमारी एक सीरीज चल रही है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हमने बहुत सारी केस स्टडीज ऑलरेडी कर ली है। अब जो है अगले लेवल की तैयारी है। लेकिन मेरे दोस्तों अब आपको एक नए बैच के बारे में बताना चाहूंगा। टॉपर्स बैच हम शुरू करने वाले हैं और इस टॉपर्स बैच में ये जो नया बैच होगा माय डियर फ्रेंड्स, इस नए बैच में जो कि 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, आपको यहां पर मे अटेम्प्ट की क्लासेस दी जा रही हैं और आपको अकाउंट्स, लॉ, इको, बीसीके, मैथ्स, बीसीआर वगैरह सभी के लिए अलग अलग टीचर्स आपके पास अवेलेबल होंगे। और आप प्रिपरेशन अभी शुरू करिए, मे के लिए जबरदस्त तैयारी करिए और सारे के सारे लेक्चर्स जो आपको दिए जाएंगे वो लाइव होंगे। आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी देखने को मिलेंगे जो आप चाहे जितनी बार चाहे देख सकते हैं, राइट। और ये जो प्लस सब्सक्रिप्शन है इसका माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको बता देता हूं इसके चार्जेस क्या है। और मैंने आपको अभी रिसेंटली जो ऑफर हमारी चल रही है स्पेशल प्राइस वीक, उसके बारे में भी बताया था। तो उसको अप्लाई करते हुए भैया प्लस सब्सक्रिप्शन फटाफट से ले लो ताकि इस नए बैच में आपकी एंट्री डिस्काउंटेड अमाउंट पर हो जाए। कॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहे तो वो भी ले सकते हैं और मैंने वहां पर भी आपको कोड बता ही दिया था, सुधीर10। ये कोड कीजिए इस्तेमाल और मेरे भाई 10% डिस्काउंट आपको एडिशनल मिल जाएगा। स्पेशल प्राइस वीक चल रहा है, 30 नवंबर की डेट है, कल लास्ट डेट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो इस प्लस बैच में आ जाइए और नए बैच का बिल्कुल आनंद लीजिए और यहां पर बैठ के अपने मई के इस एग्जाम की करिए तैयारी। माय डियर फ्रेंड्स, आपका रहेगा हमें इंतजार। क्वेश्चन नंबर 31 अभी आपके सामने लेकर आता हूं, जरा पढ़िए इस क्वेश्चन को। और लिखा क्या है इसमें? लिखा है ए आस्क्स बी आफ्टर हिज कार मीट्स विद एन एक्सीडेंट with B's scooter not to go to the court, he will pay the repair charges to B and for the damage जो भी अमाउंट बनता है वो कह रहा है मैं B के स्कूटर का देने को तैयार हूं। बस ए ने कहा जी आप एक काम करो, आप कोर्ट में मत जाइए, कोर्ट में केस दायर मत कीजिए। और अगर ऐसी सिचुएशन हो गई, ये वादा कर लिया गया, तो बताइए कि लीगल है कि इलीगल। आपको याद होगा कि हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था, वहां पर वो डकैती के केस में पाया गया था, रॉबरी केस में, और फिर उस केस को वापस लेने की बात की थी। तो हमने कहा था वो इलीगल ऑब्जेक्टिव है। लेकिन जब एक व्यक्ति से एक्सीडेंट हो गया, वो आपके डैमेजेस देने को तैयार भी है और कह रहे बस आप केस फाइल मत करो, मैं सारे डैमेजेस दे देता हूं, तो भैया कोर्ट में जाके भी तो तुमने यही लेना है। तो अगर ऐसी स्थिति में वो केस फाइल करने से रुक जाता है तो ये एक नेगेटिव कंसिडरेशन है। To abstain from doing something, consideration to abstain from doing something, समझे मेरी बात? तो ये एक वैलिड कंसिडरेशन मानी जाएगी। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू? ये एक वैलिड कंसिडरेशन मानी जाएगी। और इन एडिशन टू दैट हम इसे बोलते क्या है? हम इसे बोलते हैं फॉरबियरेंस टू सू। क्या बोलते हैं इसे? हम इसे कहते हैं फॉरबियरेंस टू सू, यानी केस फाइल करने से रुक जाना। और केस फाइल करने से रुक जाने का मीनिंग यहां पर क्या है दोस्तों? केस फाइल करने से रुक जाने का मीनिंग यहां पर यह है कि आप किसी लीगल केस की बात कर रहे हैं जो लॉफुल है, अनलॉफुल की बात नहीं हो रही। तो यहां पर जो एक्ट बता दिया मैंने आपको, टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ऑफर भी दी जा रही है टू नॉट टू डू समथिंग, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग के लिए। कंसिडरेशन भी वैसे ही है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से वैलिड माना जाएगा। इस बात को आप रखेंगे ध्यान, राइट। तो कंपेयर कर लीजिएगा दोनों क्वेश्चंस को जो मैंने पिछले सेशन में कराया था और इस सेशन में, आपको उसके लिए बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन अगला ये कहता है, ABC and company advertised in several newspapers that a reward of ₹1,000 would be given to any person who contracted influenza after using medicines produced by ABC and company। तो अब उन्होंने कहा जी हमारी मेडिसिन आप यूज करो, ये यूज करिए और आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। हमारी प्रिंटेड डायरेक्शंस के अनुसार आप इसे अगर यूज करेंगे तो इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। एक लेडी ने क्या कहा कि ठीक है जी मैं भी इसे यूज करती हूँ, उसने यूज कर लिया और जो डायरेक्शंस उसमें दी हुई थी वो सारी की सारी रिटर्न डायरेक्शंस को उसने फॉलो भी किया। अब वो फॉलो करने के बावजूद जो है अब उसको इन्फ्लुएंजा हो गया। नाउ शी वांट्स कि मुझे तो भैया अब क्या चाहिए, क्या
मुझे चाहिए कॉम्पनसेशन, रिवॉर्ड चाहिए जो 1000 रुपए का आपने बोला था। अब एबीसी एंड कंपनी से वो ये क्लेम करना चाहती है, बताइए क्या वो जीतेगी केस? माय डियर फ्रेंड्स, ये केस जो है वो है मिसेस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। मिसेस कार्लिल ने इसी तरीके से क्या किया था, इस दवाई का इस्तेमाल किया था और इस कंपनी ने अपनी दवाई का नाम ये स्मोक बॉल्स रखा हुआ था। अब सवाल याद है कि अगर यहां पर मिसेस कार्लिल कहती है जी मैंने तो आपके द्वारा बताई गई इंस्ट्रक्शंस को, प्रिंटेड इंस्ट्रक्शंस को फॉलो भी किया और फिर भी मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया तो मुझे रिवॉर्ड चाहिए, बताइए क्या उसे रिवॉर्ड मिलेगा? माय डियर फ्रेंड्स, ये एक जनरल ऑफर थी और जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन हु कम्स टू नो अबाउट इट एंड फॉलोज द टर्म्स एंड कंडीशंस। ये जो लाइन बोली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो भी उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करेगा तो ये मान लिया जाएगा कि इस ऑफर की एक्सेप्टेंस उसने कर दी। तो जनरल ऑफर को जिसने भी सुना, कंडीशंस को फॉलो किया, वो एक्सेप्टेंस हो गई और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आ गया। उस केस के अंदर इस मिसेस कार्लिल में और कार्बोलिक स्मोक बॉल में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना गया। बिल्कुल वैसे यहां एबीसी कंपनी का नाम लिख दो, ये मिसेस एक्स, एक ही बात है। तो क्या उसे ये रिवॉर्ड मिलेगा 1000 का? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि यहां पर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैज कम इनटू द पिक्चर बिकॉज द ऑफर व्हिच वाज गिवन बाय this carbolic smoke ball company and in this case ABC and company, it was a general offer and once it is accepted it becomes a valid contract और इसीलिए यहां पर पैसा मिलेगा। Will she succeed? Answer is yes. Very very important question. अगला सवाल मेरे दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 क्वेश्चन में क्या लिखा है? A makes a proposal to B to sell his car for rupees 2 lakhs and B without knowing the proposal of A makes an offer to purchase the same car at rupees 2 lakhs from A। अब उसकी एक ही कार है और एक ही समय पर दो लोग जब एक दूसरे को ऑफर देते हैं प्रपोजल, तो जनरली ऐसा ऑफर लिख कर दिया होगा, तभी उसको बिना जाने उसने भी एक ऑफर दे डाली। तो अब जब दो लोग एक दूसरे को इस तरह की ऑफर देते हैं, एक दूसरे की ऑफर को बिना जाने, तो उनकी एक दूसरे की जो ऑफर्स हैं वो रास्ते में क्रॉस होती हुई जाती है। आइडेंटिकल ऑफर्स हैं, जहां पर भी आइडेंटिकल आपको ऑफर्स नजर आए, बिल्कुल जैसे कि उसी की कार की बात हो रही है और 2 लाख रुपए की बात हो रही है, तो दोनों ही एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, आइडेंटिकल ऑफर्स दे रहे हैं, तो ऐसी ऑफर्स को कहा जाता है वो रास्ते में क्रॉस करती हुई जा रही है, क्रॉस ऑफर्स है। तो एक व्यक्ति ने जो ऑफर दी वो खरीदने की दी, दूसरे ने बेचने की ऑफर दी, तो भैया क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मान लोगे? माय डियर फ्रेंड्स, ये दोनों ऑफर्स हैं और ऑफर्स ही रहेंगी। भले एक चीज के लिए ऑफर दी जा रही है, एक दूसरे को ऑफर दी जा रही है, फिर भी एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। भी ऑफर तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकती जब तक वहां पर उसकी ऑफर की एक्सेप्टेंस ना आ जाए। तो जब इस ऑफर की एक्सेप्टेंस आ जाएगी, तो भैया ये वैलिड भी मान लिया जाएगा। अगर ये एक्सेप्टेंस नहीं आएगी तो भैया इसे वैलिड भी नहीं माना जाएगा। क्या ये बात सभी को क्लियर हुई? तो इसका मतलब क्या इसे आप एक्सेप्टेंस मान लोगे? नो, इट इज नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सेप्टेंस। ये उसकी वैलिड एक्सेप्टेंस ट्रीट नहीं की जाएगी। हम इसको वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानने वाले। जब तक कोई एक व्यक्ति कम से कम इसकी वैलिड एक्सेप्टेंस ना दे दे, तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं माना जाता। राइट, अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 34। A offers to sell his plot to B for rupees 10 lakhs. B agrees to buy it for rupees 8 lakhs. वो कह रहा भाई ठीक है खरीदूंगा तो जरूर, लेकिन मैं 8 लाख रुपए दूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना? जवाब है नहीं, क्योंकि यहां पर तो उसने एक्सेप्टेंस जरूर दी, एग्री हुआ, लेकिन जो उसने 8 लाख का प्राइस बोल दिया, उसने अपनी जो एक्सेप्टेंस दे दी वो कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे दी। एंड कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज नॉट ट्रीटेड एज वैलिड एक्सेप्टेंस। सो बेसिकली अगर देखा जाए, व्हेन ही सेज कि हाँ मैं खरीदने के लिए तैयार हूं, भाई तुम एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे बढ़िया वाली, तुम तो उल्टा उसे एक नई ऑफर दे रहे हो, ऑफर के बदले में ऑफर दे रहे हो, एंड दिस इज नोन एज काउंटर ऑफर। सो आपने तो काउंटर ऑफर दे डाली।
ऑफर इन रिस्पॉन्स टू एन ऑफर इज नोन एज काउंटर ऑफर। तो आपने तो ऑफर के रिस्पॉन्स में नई ऑफर दे डाली, 10 लाख रुपए में अगर आप मान जाते तब हम उसे एक्सेप्टेंस कहते कि हाँ जी हाँ आपने एक्सेप्टेंस कर ली, लेकिन तुमने यहाँ एक्सेप्टेंस थोड़ी की, तुमने तो 8 लाख रुपए की एक नई ऑफर दे डाली। This is acceptance, no doubt about it, but this is conditional acceptance, and conditional acceptance is not a valid acceptance. Conditional acceptance is not a valid acceptance. इसीलिए यहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, उल्टा ये आपने एक नई ऑफर दे डाली। That is why it is not a valid contract, right? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन कहता है क्या है, जी सेंट हिज सर्वेंट एल टू ट्रेस हिज मिसिंग नेफ्यू। उसने अपने भतीजे को ढूंढने के लिए भेज दिया कि जाओ भाई जाओ ढूंढ के लाओ मेरे भतीजे को। उसके जाने के बाद उसने अनाउंस कर दिया कि जो भी मेरे भतीजे को ढूंढ कर लाएगा मैं उसे रिवॉर्ड दूंगा। और एल जो है वो तो पहले ही ढूंढने चला गया था, एल ही उस बच्चे को ढूंढ के ले आता है, लेकिन उसे इग्नोरेंस ऑफ दिस अनाउंसमेंट, उसे तो इस अनाउंसमेंट के बारे में मालूम ही नहीं होता कि उसके लिए रिवॉर्ड की घोषणा की गई है। सब्सिक्वेंटली व्हेन ही केम टू नो ऑफ द रिवॉर्ड ही क्लेम्ड इट कि लाओ जी लाओ मिस्टर, उसके क्या है ये उसका मास्टर है कि मिस्टर जी लाइए मुझे रिवॉर्ड दीजिए क्योंकि मैंने ही उस बच्चे को ढूंढा था। अब सवाल आता है, इज ही एंटाइटल्ड फॉर द रिवॉर्ड? माय डियर फ्रेंड्स, जवाब है नहीं, जवाब है नहीं। भले उसने उसे ढूंढ लिया, आप कहोगे ये तो एक्सेप्टेंस हो गई, भाई एक्सेप्टेंस तो हो गई, लेकिन उसको तो ऑफर के बारे में मालूम ही नहीं था। जब ऑफर के बारे में मालूम ही नहीं है तो भला आप उसे एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो? एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी मेड इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर। तो जब तक ऑफर नहीं मालूम थी, ये प्रूव हो गया कि उस समय उसे मालूम था ही नहीं, तो इसीलिए बिना ऑफर को जाने एक्सेप्टेंस हो ही नहीं सकती। दैट इज वाई देयर इज नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो केस था इसका नाम था लाल मन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। इस केस का नाम क्या था? लाल मन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ठीक है ना, लाल मन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। तो ये उस केस के फैक्ट्स हैं। सो मेरे दोस्तों 35 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। आंसर्स लिखना सिखाना है वो मुझे याद है, वो आपको जल्द से जल्द एक और वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको आंसर्स को लिखने की, एक नहीं कम से कम मैं 4-5 आपको जो है केस लॉज पूरे लिखे हुए समझा के एक एक शब्द उसका कराऊंगा। ये आने वाली 1, 2 या 3 तारीख को आपको इनमें मिल जाएगा, ठीक है। आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेनी। तब तक इन सारे केस लॉज को जो करते जा रहे हैं, कम से कम 50 केस लॉज तैयार तो कर लो पहले। 50 केस लॉज की एक हमारा डिस्कशन हो जाएगा, और उसके बाद जरा कोई भी केस लॉ आया तो लिखते रहना, राइट। वो भी हम करेंगे December 1, 2 और 3 के दिन। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड।